शाम का धुंधलका धीरे धीरे पूरे घर में पसर रहा था। बरामदे में रखी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी सावित्री देवी अपलक निगाहों से मुख्य द्वार की ओर ताक रही थी। बाहर सड़क पर काम से लौटते लोगों का कोलाहल और गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन सावित्री देवी के कान तो बस उन कदमों की आहट ढूंढ रहे थे जो सालों पहले इसी घर की रौनक हुआ करते थे। रसोई से बर्तनों के टकराने और मसालों के चटकने की आवाजें आ रही थीं। उनकी बहू नूतन रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। कुकर की सीटी बजी और पूरे घर में दाल की खुशबू फैल गई। मगर इस खुशबू के पीछे एक गहरी और चुभने वाली खामोशी छुपी थी। सावित्री देवी का गला सूख रहा था। उन्होंने बहुत ही धीमी और संकोच भरी आवाज में पुकारा, नूतन, बेटा जरा एक गिलास पानी दे देना। रसोई से कोई उत्तर नहीं आया। बस कुछ पलों बाद नूतन हाथ में पानी का गिलास लिए आई और बिना एक शब्द बोले, बिना नजरें मिलाए मेज पर गिलास रखकर वापस चली गई। सावित्री देवी फटी आंखों से उस गिलास को देखती रहीं। उन्हें याद आया वो समय जब उनके एक बार खांसने भर से पूरा घर सिर पर उठा लिया जाता था, और आज प्यास के लिए भी उन्हें मिन्नतें करनी पड़ रही थीं। वे धीरे से बुदबुदाईं, वक्त वक्त की बात है, अब तो कोई दो मीठे बोल बोलने वाला भी नहीं बचा। उनकी आंखों के कोर भीग गए और स्मृतियों का कारवां उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। करीब 10-12 साल पहले की बात है। सावित्री देवी का रुतबा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उनकी 4 बेटियां थीं और सबसे छोटा बेटा था मनोज। सावित्री देवी के मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठी थी कि बुढ़ापे की असली लाठी और सुख दुख की साथी सिर्फ बेटियां ही होती हैं। वे अक्सर मोहल्ले की औरतों से कहती थीं, बेटे तो शादी के बाद परायों की बोली बोलने लगते हैं, लेकिन बेटियां तो अपनी कोख का अंश होती हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ती। इसी सोच के चलते वे अपना सारा समय और ऊर्जा अपनी बेटियों के घरों को संवारने में लगा देती थी। जब बड़ी बेटी के यहाँ बच्चे की परवरिश की बात आती, तो सावित्री देवी महीनों वहां डेरा डाल देती। मंझली बेटी को घर शिफ्ट करना होता या छोटी को कहीं घूमने जाना होता, सावित्री देवी हमेशा तैयार रहती थी। उन्हें लगता था कि वे अपनी माँ होने का फर्ज निभा रही हैं, लेकिन इस चक्कर में वे अपने ही घर की नींव को खोखला कर रही थीं। उधर घर पर नूतन अकेली पड़ जाती थी। मनोज की बैंक की नौकरी ऐसी थी कि वो सुबह निकलता और देर रात तक थका हारा लौटता। 2 छोटे बच्चे आरव और सानिया, घर का सारा काम और ऊपर से बीमार ससुर की सेवा। नूतन सब कुछ अकेले कंधों पर ढोती थी। कई बार ऐसा होता कि आरव को तेज बुखार होता और आधी रात को नूतन उसे लेकर डॉक्टर के पास भागती, जबकि सावित्री देवी उस समय अपनी किसी बेटी के यहाँ शादी की तैयारियों में मशगूल होती थी। नूतन ने कई बार दबी आवाज में विरोध किया, माँ जी, घर में ससुर जी की तबीयत ढीली रहती है, बच्चे छोटे हैं, आप अगर साथ में रहती तो मुझे थोड़ा सहारा मिल जाता। इस पर सावित्री देवी तंज कसते हुए कहती, सहारा? तुझे ऐश करने की आदत पड़ गई है। मेरी बेटियां क्या सड़क पर पड़ी हैं? माँ की जरूरत उन्हें ज्यादा है। तू तो कल की आई पराई है, तुझे मेरा दर्द क्या समझ आएगा? मेरी बेटियां तो मेरे कलेजे का टुकड़ा हैं। नूतन चुपचाप आंखों में उमड़ते सैलाब को पी जाती। हद तो तब हो गई जब सावित्री देवी के पति यानी नूतन के ससुर जी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे और सावित्री देवी छोटी बेटी के यहाँ गोद भराई की रस्म में मगन थी, क्योंकि उनके मुताबिक खुशी के काम में रोना धोना लेकर नहीं जाना चाहिए। ससुर जी ने नूतन के हाथों में दम तोड़ा। मनोज और नूतन ने अकेले ही सब संभाला। उस दिन नूतन के मन में सावित्री देवी के प्रति जो सम्मान था, वो हमेशा के लिए मर गया। वक्त का पहिया घूमा और सावित्री देवी अब 80 की दहलीज पर खड़ी थी। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। घुटनों के दर्द ने उन्हें लाठी के सहारे चलने पर मजबूर कर दिया था। वही बेटियां जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था, अब अपने अपने संसार में सिमट चुकी थी। एक दोपहर बड़ी बेटी के घर में सावित्री देवी का पैर फिसल गया और वे बाथरूम में गिर पड़ी। कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट और 24 घंटे सेवा की सलाह दी। पहले हफ्ते तो बेटियों ने उत्साह दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत का लहजा बदलने लगा।
एक दिन बड़ी बेटी अपनी बहनों से फोन पर बहस कर रही थी और सावित्री देवी दूसरे कमरे में सब सुन रही थी। बड़ी बेटी कह रही थी, देखो, मेरे ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं पूरे दिन माँ के पास नहीं बैठ सकती, तुम लोग आकर माँ को ले जाओ। दूसरी बहन ने तुरंत पल्ला झाड़ा, अरे दीदी, मेरे बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं, मैं कैसे आऊं? और वैसे भी माँ ने तुम्हारे बच्चों को ज्यादा संभाला है। तीसरी ने कहा, मेरी तो खुद की कमर में दर्द रहता है, मैं माँ को कैसे उठाऊंगी बिठाऊंगी? उन्हें तो मनोज के घर ही होना चाहिए, आखिर वारिस तो वही है। सावित्री देवी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सीने पर गरम पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे बेटियां जो उनकी जान थीं, आज उन्हें एक बहन से दूसरी बहन के घर भेजने की जुगत लगा रही थीं। अगले दिन सावित्री देवी ने रोते हुए अपनी मंझली बेटी से कहा, बेटा, तू ही मुझे अपने पास रख ले, मैं तेरा हाथ बटा दिया करूंगी। बेटी ने झिझकते हुए जवाब दिया, माँ, आप समझती क्यों नहीं? मेरे ससुर जी को बेड रेस्ट पसंद नहीं है, घर में जगह कम है और आपकी दवाइयों की गंध उन्हें परेशान करती है। आप भैया को फोन क्यों नहीं करती? अब तो सावित्री देवी को अपना आत्मसम्मान मिट्टी में मिलता हुआ महसूस होने लगा था। आखिरकार उन्होंने कांपते हाथों से मनोज को फोन किया। उनकी आवाज में वो पुरानी खनक नहीं थी, बल्कि एक याचना थी। मनोज ने भारी मन से कहा, माँ, आप तो अपनी लाडली बेटियों के पास खुश थी ना, फिर अचानक क्या हुआ? नूतन ने तो सालों इंतजार किया कि आप घर आकर बच्चों को कहानी सुनाएंगी, पर आप नहीं आई। सावित्री देवी की रुलाई फूट पड़ी, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे बस घर ले चल। मनोज ने नूतन की ओर देखा। नूतन ने फोन छीनकर बस इतना कहा, मनोज, ले आइए उन्हें, घर का दरवाजा आज भी उनके लिए खुला है, भले ही उनके दिल के दरवाजे हमारे लिए हमेशा बंद रहे हों। जब सावित्री देवी वापस अपने पुराने घर आईं, तो उन्होंने देखा कि नूतन ने उनके कमरे को बिल्कुल वैसे ही सजा कर रखा था जैसे वो छोड़कर गई थी। आरव और सानिया अब बड़े हो चुके थे। वे दौड़कर दादी के पास आए, दादी के पैर छुए और बोले, दादी, धीरे उतरना, गिर जाओगी। सानिया पानी लेकर आ गई। सावित्री देवी दोनों बच्चों को हैरानी से देखती रह गईं। यही बच्चे कभी उनके प्यार को तरसते थे और आज वही बच्चे सबसे पहले उनके पास खड़े थे। नूतन ने उनके कमरे में साफ चादर बिछाई, दवाइयां रखीं और बस इतना कहा, माँ जी, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। उसके स्वर में सम्मान था, मगर अपनापन कहीं खो चुका था। दिन बीतने लगे। अब सावित्री देवी घंटों बिस्तर पर लेटी पुरानी बातें सोचती रहती। उन्हें याद आता कि कैसे नूतन रात रात भर जाग कर बच्चों को संभालती थी, कैसे मनोज की गैर मौजूदगी में उसने कभी शिकायत नहीं की, कैसे उन्होंने हर बार बहू की बात काट कर बेटियों का पक्ष लिया। आज वही बेटियां महीने में एक फोन तक नहीं करती थीं। सब अपने कमरों में चले गए। नूतन ने चुपचाप उनकी सेवा शुरू कर दी। समय पर मालिश, समय पर दलिया, समय पर गर्म पानी, लेकिन एक चीज गायब थी, संवाद। नूतन घंटों घर के काम करती, पर वो सावित्री देवी के पास बैठकर बातें नहीं करती थी। एक दिन सावित्री देवी ने नूतन को रोका और रोते हुए कहा, बहू, तू मुझे डांट ले, मार ले, पर ये खामोशी मत बरत, मुझसे बात किया कर। नूतन ने ठंडे स्वर में कहा, माँ जी, बात करने के लिए दिल का जुड़ा होना जरूरी है। आपने सालों पहले मुझसे और मेरे बच्चों से वो नाता तोड़ दिया था। आज मैं जो कर रही हूँ वो मेरा धर्म है, लेकिन प्यार, प्यार तो आपने खुद अपनी बेटियों के आंगन में लुटा दिया। अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ फर्ज बचा है। सावित्री देवी बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी बेटियों के फोन का इंतजार करती, जो अब हफ्ते में एक बार रस्म अदायगी के लिए आ जाता था। माँ, दवा ले ली ना? ठीक है, हम व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। सावित्री देवी को अब समझ आ गया था कि रिश्तों की पूंजी केवल जन्म देने से नहीं, बल्कि साथ निभाने से जमा होती है। उन्होंने जिस बहू को पराई कहकर दुत्कारा था, वही आज उनके घावों को धो रही थी। और जिन बेटियों को अपना मानकर घर लुटा दिया, वे उन्हें बोझ मानकर एक दूसरे के सिर मढ़ रही थी। एक शाम उन्होंने देखा कि नूतन थककर सोफे पर सो गई है। सावित्री देवी लाठी टेकते हुए उनके पास आई और अपनी चादर उस पर डाल दी। उनकी आंखों से आंसू गिरकर नूतन के हाथ पर पड़े। नूतन की नींद खुली।
उसने देखा सावित्री देवी उसके पैरों के पास बैठी रो रही थी। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, आज समझ आया कि असली औलाद वो नहीं होती जो खून से जुड़ी हो, बल्कि वो होती है जो संस्कार और सेवा से जुड़ी हो। मैंने तेरी ममता का अपमान किया, मुझे सजा दे, पर पराया मत कर। नूतन ने पहली बार सावित्री देवी का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, माँ जी, घाव भरने में समय लगता है, पर शायद अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। घर के आंगन में उस दिन बरसों बाद एक नई उम्मीद की किरण फूटी थी, मगर एक कड़वी सीख के साथ। दोस्तों, क्या सावित्री देवी का बेटियों के प्रति अत्यधिक मोह और बहू के प्रति उपेक्षा आज के समाज की एक छिपी हुई कड़वी सच्चाई नहीं है? जब हम रिश्तों में अपना और पराई का भेदभाव करते हैं, तो क्या हम खुद अपने बुढ़ापे के लिए कांटे नहीं बो रहे होते? और नूतन का व्यवहार, क्या वो सही था? क्या एक बहू को अपमान सहने के बाद भी उसी गर्मजोशी से सास को अपनाना चाहिए, या उसका केवल फर्ज निभाना जायज है? बेटियों के इस व्यवहार के लिए आप किसे दोषी मानते हैं? सावित्री देवी की परवरिश को, या बेटियों के स्वार्थ को? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में पद, जैसे सास, बहू, बेटी से बड़ा प्रेम और समर्पण होता है। जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा है, वही आपका सबसे बड़ा सगा है। अपनी संतान के प्रति मोह में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को ही ठुकरा दें जो आपके घर की मर्यादा और नींव को संभाल रहा है। सम्मान और प्रेम एक निवेश की तरह है। जो आप आज देंगे, वही आपको बुढ़ापे में ब्याज समेत वापस मिलेगा। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।